हाँ, अमित शाह का स्टेटमेंट है, संसद का कानून है, मानना पड़ेगा। भैया तेरे को भी तो 91 का संसद का कानून मानना पड़ेगा ना। रिलीजियस एक्ट को जितनी मेजोरिटी से पास किया गया उसकी तुलना में तो कोई मेजोरिटी नहीं है वक्फ के ऊपर। आप आके मालिक है देश के, आपने अकेले ने गुत्ता लिया है देश का पूरा मालिक बनने का, बाप बनने का। ये संविधान सबको अधिकार देता है, उसकी भी आगे जाके बाबा साहब की एक लाइन है, जो कानून जो रीति रिवाज समाज के हित में नहीं है उसके खिलाफ खड़े रहो, चाहे वो सरकार का कानून क्यों ना हो। अगर वो जो टीवी पर नहीं दिखाया जाता वो दिखाते हैं हम, देश से लेकर शहर तक, हर पल की खबर। शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। शहर की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक। औरंगाबाद के YouTube चैनल औरंगाबाद तक ये बड़ी खूबी से न्यूज़ देते हैं, अच्छी न्यूज़ देते हैं, बेधड़क न्यूज़ देते हैं और इसी तरह से उन्होंने अपनी बात को लोगों के सामने रखना चाहिए। मैं औरंगाबाद तक को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि ये आने वाले दिनों में औरंगाबाद शहर और ज़िले का सबसे बड़ा चैनल हो, यही मेरी शुभकामना है। वक्फ अमेंडमेंट 2025 में जो पास होकर अब एक्ट बन चुका है, हम मानते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25, 26 और 29 का उल्लंघन करता है, इसलिए हम उसका विरोध और निषेध करते हैं। मुसलमानों की संपत्ति को संभालने का, चलाने का, संचालन करने का अधिकार मुसलमानों को होता है, लेकिन यह कानून मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व दे रहा है, हम इसका भी विरोध करते हैं। कलेक्टर को गैर जरूरी अधिकार देकर किसी भी जमीन के ऊपर नॉट अ वक्फ का बोर्ड लगाने का अधिकार दे देना या उसको जांच का अधिकार देना, हम इसका भी विरोध करते हैं। और ट्रिब्यूनल के मैटर को हाई कोर्ट में सिविल लिटिगेशन बनाना ताकि 25-30 साल तक वो मामला चलता ही रहे और मसला हल ही ना हो और सरकार का कब्जा बरकरार रह जाए, इसका भी हम निषेध करते हैं। जिस तरह से सरकार ने, भाजपा की सरकार ने वक्फ के अंदर अमेंडमेंट करके जमीनों को लूटने का, बेचकर खाने का रास्ता खुला कर दिया है, यह अकेले मुसलमानों की संपत्ति को लूटने वाले नहीं है। तो इन्होंने उन्हीं के बीजेपी के महाराष्ट्र की सरकार ने 2024 में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, तब मराठवाडा मंदिर आणि मठ जमीनी कायदा के अंदर अमेंडमेंट करके उसकी सारी जमीनों को वर्ग 2 से वर्ग 1 कर दिया। वर्ग 2 की जमीन है तो संस्थान की जमीन है, ट्रस्ट की जमीन है, जिसको कोई बेच नहीं सकता। लेकिन जब वर्ग 1 हो गई तो वो मालकी की जमीन हो गई, जिसको बेच के खाने के लिए आज़ाद हो गए। इसलिए इनकी नीयत का पता चलता है कि मराठवाड़ा के मंदिर की और मठ की जमीन बेचकर खाने पे ये सरकार आ गई है, तो फिर ये मुसलमानों के ज़मीनों के साथ तो हमदर्दी करेगी नहीं, बेच के खाएगी। तीसरा मुद्दा है कि मराठवाड़ा में नांदेड़ जो है वो पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा धर्म स्थल है सचखंड गुरुद्वारा साहिब की वजह से, और 10वें और अंतिम गुरु जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उनका वहीं पर स्मृति है। और जो उन्होंने ग्रंथ साहिब को गुरु पद दिया वो भी नांदेड़ में दिया। उस नांदेड़ गुरुद्वारा के पास में हजारों एकड़ जमीन है और उसका अपना एक एक्ट है, हुजूर साहिब सचखंड गुरुद्वारा एक्ट 1956। उसमें राज्य सरकार ने, फडणवीस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने 2015 में अमेंडमेंट किया कि दक्कनी सिखों के उस बोर्ड पर चुनकर आए वाले सदस्य अब तक अध्यक्ष चुनते थे, अब वो अध्यक्ष सरकार चुनेगी। दूसरा अमेंडमेंट किया कि सरकार के प्रतिनिधि तब पद सिद्ध 2 थे, उनकी संख्या बढ़ा दी ताकि सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाए। और तीसरा अमेंडमेंट किया कि दक्कनी सिखों के अलावा देश दुनिया का कोई भी भारतीय सिख उस इलेक्शन में खड़ा रह सकता है या सरकार द्वारा चुनकर वहां पे सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। ये तीनों भी अमेंडमेंट जो गुरुद्वारा बोर्ड में किए, ये साफ बताते हैं कि उनको गुरुद्वारा बोर्ड की जमीनें बेचकर खाना है, इसलिए किए। यानी मुसलमानों के साथ जो आज हो रहा है वही मंदिर मठ की जमीन के साथ हुआ, वही गुरुद्वारा बोर्ड के साथ हुआ।
महाबोधि महाविहार की लड़ाई आज देश का बौद्ध समाज लड़ा है। तथागत गौतम बुद्धा ये धम्म का आस्था स्थल है, और जहाँ पे बुद्धत्व प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष और महाबोधि जहाँ पर विहार है उसका अध्यक्ष ब्राह्मण रहेगा और उसमें 5 सदस्य ब्राह्मण रहेंगे। ये 1949 में काला कानून बना लिया और 50 को संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के पहले इन्होंने अपना खेल कर दिया, अपने ताबे में ले लिया। उसके खिलाफ देश भर का बौद्ध समाज लड़ रहा है। हमारे धर्म के संस्थान में हमको तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं चाहिए। तो आज मुसलमानों के संस्थान में गैर मुस्लिम ला रहे और वहाँ गैर बौद्धों को वहाँ पे कब्जे में लिया है। और अंतिम मुद्दा है ईसाइयों के चर्चों के जमीन को लेकर आरएसएस के पोर्टल पर, ऑर्गेनाइजर नाम के उनके मैगजीन के पोर्टल पर ये छापा उन्होंने कि देश में मिलिट्री से भी ज्यादा जमीनें चंद चर्चों के अख्तियार में आती है। यानी जो मुसलमानों के लेकर हिंदुओं के ब्रेन वॉश करके गलत नैरेटिव बनाकर जमीनों का कायदा ला, अब वो अगला टारगेट ईसाइयों के जमीनों को कर रहे और अगला टारगेट ईसाइयों के चर्चों की लाखों एकड़ जमीनों के अंदर अमेंडमेंट करने का और उसको हस्तगत करने का दाव ये सरकार कर रही है। इसलिए आज की पत्रकार परिषद के माध्यम से हम ये अपील कर रहे हैं कि अकेले मुसलमानों के विरोध में नहीं है, सभी धर्म की संपत्तियों को लूटने का काम ये सरकारें कर रही है। ये लड़ाई सबको मिलजुल कर लड़नी पड़ेगी। ये भूमिका, पहली भूमिका, अगर हम सत्ता में आते हैं, हम गैर भाजपाई सरकार लाने के लिए काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम गैर भाजपाई सरकार को लाएंगे और वो गैर भाजपाई सरकार के माध्यम से हम इस कानून को रद्द कराएंगे। हम दूसरी अपील ये करते हैं कि जो अब तक ये कानून के खिलाफ में महाराष्ट्र में ये कानून लागू नहीं होना चाहिए, इसलिए हम हाई कोर्ट के अंदर, जैसे तमिलनाडु ने कहा हम लागू नहीं करेंगे, यहाँ की सरकार तो बोलेगी नहीं, भाजपा की है, इसलिए हमारे महाराष्ट्र के अंदर ये कानून लागू ना हो, इसके लिए हम हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन डालकर ये कानून असंवैधानिक है, महाराष्ट्र में लागू मत होने दो, इसके लिए हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे। और अंतिम हमको कहना है कि कांग्रेस ने अब तक वोट बैंक का राजनीति किया मुसलमानों के। राहुल गांधी चुप रहे, शरद पवार गए नहीं, एब्सेंट रहे, सुप्रिया सुळे रहकर बात नहीं किए। तो ये पार्टियों को चाहिए कि अब वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपने पार्टी के बैनर पर सब समाज को लेकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ रास्तों पे भी उतरकर दिखाए कि कितना उनको इसके ऊपर दर्द है। नहीं तो ये मुसलमान तुम लड़ो, शाहीन बाग तुम लगाओ और इनके नेता आके भाषण करके जाएंगे, ये नहीं चलेगा। इनके पार्टियां का पर हम नजर रखें कि ये पार्टी ऑफिशियल से क्या एहतजाज करती है कि नहीं करती है। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी इन तीनों मुद्दों को लेकर हाईकोर्ट में जा रही है, हाईकोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे और उस लड़ाई में सिर्फ वक्फ नहीं, हम गुरुद्वारा बोर्ड के भी और मंदिर मठ की जमीन को भी हम डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। हे कायदा संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांना हनन करणारा कायदा आहे। हा कायदा भारतीय संविधानाच्या 25, 26, 29 कलमाला तुडवणारा कायदा आहे। म्हणून या कायद्याचा आम्ही विरोध करतोय। आणि तुम्ही संसदेचं म्हणताय, रिलीजियस प्लेसेस ऍक्ट 1991 संसदचा कायदा नहीं है का? हाँ, अमित शाह का स्टेटमेंट है, संसद का कानून है, मानना पड़ेगा। भैया तेरे को भी तो 91 का संसद का कानून मानना पड़ेगा ना। रिलीजियस एक्ट को जितनी मेजोरिटी से पास किया गया उसकी तुलना में तो कोई मेजोरिटी नहीं है वक्फ के ऊपर। विरोध जो है स्ट्रांग विरोध हुआ है, उसको आंकड़े देखो राज्यसभा लोकसभा के आप। लेकिन वो तो यूनानिमस हुआ था, वो तो एक मत से हुआ था, उसमें तो विपक्ष में कोई लोग ऐसे खड़े नहीं थे। रिलीजियस प्लेसेस एक्ट 91 भी संसद का कानून है। अमित शाह उसको मानने वाले हैं कि नहीं मानने वाले? उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भेजते अपने चमचों को। आपको संसद के कानून का सम्मान नहीं है, फिर आप विरोध करो तो विरोध। आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ साउथ में जाके मंदिर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अमित शाह गृह मंत्री रहते हुए विरोध करते हैं उसको। आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं है, फिर हम करें तो विरोध है, हम करें तो अवमान है। आप करो तो आप आके मालिक है देश के, आपने अकेले ने गुत्ता लिया है देश का पूरा मालिक बनने का, बाप बनने का। ये संविधान सबको अधिकार देता है। उसकी भी आगे जाके कहता हूं, गांधी जी और बाबा साहब की एक लाइन है, जो कानून जो रीति रिवाज समाज के हित में नहीं है उसके खिलाफ खड़े रहो, चाहे वो सरकार का कानून क्यों ना हो। अगर वो समाज के हित का नहीं होगा हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे, हमको परवाह नहीं है। कोई भी कानून रहने तो हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। और आप जो बता रहे भाजपा की मदद, क्यों कांग्रेस का गुत्ता लिया कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ लड़ने का? खाली कांग्रेस लड़ी तो भाजपा विरोधी है।
और हम कांग्रेस भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे तो हमको अधिकार नहीं है। अगर कांग्रेस लड़ती तो 14 में भी नहीं आती बीजेपी। अगर कांग्रेस सभी दबे कुचले तबकों का प्रतिनिधित्व करती तो 14 में बीजेपी सत्ता में नहीं आती। ये मैं नहीं कर रहा हूं, राहुल गांधी का स्टेटमेंट है 3 महीने पहले का दिल्ली में। राहुल गांधी ने कहा है कि हमने दबे पिछड़ों की लड़ाई छोड़ दी इसलिए भाजपा सत्ता में आई। राहुल गांधी का स्टेटमेंट, कांग्रेस के अंदर भाजपा समर्थक लोग घुसे हुए हैं, आप उनको बी टीम नहीं बोलते हो? जो अजित पवार अब तक सेक्युलर वोट लेते थे वो आज जाके वहां पे उनके साथ बैठ गए, उनको बी टीम क्यों नहीं बोलते हो? उनके खिलाफ समाज मत क्यों नहीं बनाते हो? आप जो ईमानदारी से लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ में, उनका अपोजिशन का स्पेस कम करने की अगर बात कर रहे होंगे, आप भी गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। हमको संविधान ने राजनीतिक पार्टी बनाने का, चलाने का, लोगों के लिए लड़ने का, चुनाव लड़ने का जो अधिकार दिया उसी के तहत हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।